2:45 बजे तक गाड़ी में सीडी भी टूटी तो खेले क्या पीएस को रख अभी साइड पे वाइब बनी पूरी है जाके तुम। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 3 सितंबर 2022 को प्रीमियर हुआ MTV हसल का सीजन 2 और इंस्टेंटली इसको कंपेयर किया जाने लगा इसके सीजन 1 के साथ। बहुत हेट भी मिला, लेकिन क्या सीजन 2 वो हेट डिजर्व करता भी है? तो इस सीजन में हम अलग अलग चीजों पे नजर डालने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि उस एस्पेक्ट में क्या सीजन 2 बेटर है या सीजन 1। ये होने वाली है MTV हसल सीरीज की सेकंड वीडियो और अगर पहला वीडियो देखना है तो लिंक यहाँ कहीं फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लेना। तो सीजन 2 में सबसे बड़े चेंज की बात करते हैं, वो है उसका फॉर्मेट। जहाँ सीजन 1 में 3 जजेस थे, रफ्तार, राजा कुमारी और न्यूक्लिया, और कंटेस्टेंट्स जब परफॉर्म कर लेते थे तो ये तीनों जजेस अपने ओपिनियंस देते थे उन पर और उस कंटेस्टेंट को सेफ या अनसेफ डिक्लेयर कर सकते थे। और एलिमिनेशन से बचने के लिए कंटेस्टेंट को तीनों जजेस से सेफ स्कोर लेना पड़ता था और अगर एक जज ने भी अगर अनसेफ डिक्लेयर कर दिया तो वो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो सकता था। हर हफ्ते सबसे कम वोट्स वालों को पिक किया जाता और उनका बैटल कराया जाता। दोनों में से जिसके परफॉर्मेंस पे ऑडियंस कम शोर करती उसको एलिमिनेट कर दिया जाता। वहीं सीजन 2 में बॉस जज थे बादशाह और उनके अंडर में 4 स्क्वाड लीडर्स थे, नेमली किंग, EPR, डीनो जेम्स और DMC। और जितने कंटेस्टेंट थे वो इन 4 स्क्वाड लीडर्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। स्कोर्स और एलिमिनेशन का सिस्टम बहुत हद तक एक रदम तो मिल रियलिटी शो जैसा था। अकॉर्डिंग टू मी सीजन 2 का फॉर्मेट बेटर था, क्योंकि सीजन 1 का फॉर्मेट यूनिक होने के बावजूद कोई मेट्रिक नहीं देता था परफॉर्मर्स को रैंक करने के लिए या कंपेयर करने के लिए, बहुत ज्यादा वेग था। और ये क्या है, 96% लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे करो भाई। वहीं अगर जजेस की बात करें तो उनका रोल बेटर यूटिलाइज है सीजन 1 में एज कम्पेयर टू सीजन 2। सीजन 2 वाज मोर लाइक भाई तूने किल कर दिया या मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई रीजन नहीं बता रहा है कि क्यों। रीजन बताओ क्यों खराब लग रहा है तुमको। DMC वुड बी साइलेंट ऑफ द बिगेस्ट फक अप्स एंड क्रिंज मोमेंट्स, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं रहता बोलने के लिए, शी हैड टू स्पीक अप। इसकी क्या गलती थी, क्या गलती थी बेचारे की। एक इमोशनल गाना गाने के लिए तुम क्या करोगे, आंखें फाड़ के गाओगे या आंखें बंद करके उसका फील लेके। उसके लिए बेचारे के 2 मार्क्स काट लिए। हम अपने पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के लिए और क्लिप्स डालते हैं, लेकिन MTV इज अ रियल बिच। और रियल बिच से याद आया जजेस के लिए गए डिसीजंस। किंग क्या सोच रहा था जब सामने ये खड़ा था, फिर भी राइन को सिलेक्ट कर लिया उसने। नो हिट टू हिम एंड आई पर्सनली फील कि शो के बाद का उसका काम बहुत अच्छा रहा है, बट शो में ही कुडंट कंपेयर टू UNB। हसल 1 और 2 दोनों की यही प्रॉब्लम रही है कि वो उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। इसको और बेहतर समझने के लिए हम QK और सृष्टि का एग्जाम्पल लेते हैं। इनके गाने बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, प्लस इनके जगह पे पैंथर जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट का एलिमिनेट हो जाना डजंट हेल्प देयर केस। लेकिन ऐसे डिसीजंस लिए क्यों जा रहे थे? आंसर इज सिंपल, बिजनेस। तुम सृष्टि के गानों के व्यूज पे नजर डालो। जहाँ पे सृष्टि के गानों के व्यूज एवरेज करते हैं 50 मिलियन के अराउंड, वहीं ज्यादातर कंटेस्टेंट्स के गाने 1 साल बाद भी 10 मिलियन के मार्क को भी टच नहीं कर पा रहे हैं। तो शो रनर्स के लिए सेंस बनाता है कि वो सृष्टि को प्रोटेक्ट करे जितना हो सके। और अगर बात करें QK की तो शी वॉज देयर एज एन आई कैंडी। और कमेंट में जाके मिसोजिनिस्ट बोलने से पहले ये भी सुन लो कि उसने इस बात को बहुत ज्यादा कैपिटलाइज भी किया है। जस्ट उसकी स्टोरीज देख लो यूट्यूब पे जाके, जस्ट ब्रेन डैमेज भाई। और शो ने भी इस क्रिटिसिज्म को, जो वैलिड क्रिटिसिज्म है, उसको हेट बता के बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। इन्हें हेट मिल रहा है क्योंकि ये औरत है। बिच प्लीज, हमें बस अच्छे गाने चाहिए। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर मोस्ट ऑफ द हिप हॉप ऑडियंस कि हमें नहीं फर्क पड़ता है चाहे मर्द हो, औरत हो या रेनबो पर कहीं हो। अगर अच्छे गाने दे रहे हैं वो, तो हिप हॉप ऑडियंस उनको खुले हाथों से एम्ब्रेस करेगी। तो इसी बात पे हम क्वालिटी पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो एक्चुअल गाने जिसके लिए हम शो देखने जा रहे हैं वो कैसे हैं। अगर तुम एक हार्डकोर हिप हॉप फैन हो जो अभी का म्यूजिक, अभी का रैप म्यूजिक ज्यादा सुन रहा है, तो तुमको सीजन 1 के गाने कुछ ज्यादा खास नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके लिरिक्स ज्यादा अच्छे नहीं है और जो भी टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा सरफेस लेवल पे उड़ा के वो ले जाते हैं। सीजन 1 का एनालिसिस देखने तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लिंक हो सकेगा तो हम फ्लैश कर देंगे, लेकिन बहुत मेहनत लगता है नोटेशंस डालने में। लेकिन सीजन 2 के भी गाने तुमको उतने अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि तुम गए हो वहाँ रैप सुनने, क्योंकि एक रैप रियलिटी शो है, लेकिन इसमें रैपिंग कहीं दिख ही नहीं रही है। पैराडॉक्स हमारा सेकंड कमिंग ऑफ किंग बन गया। किसी को रैप की डेफिनेशन ही नहीं पता है और कोई रैप के नाम पर नर्सरी राइम किया जा रहा है। विकेट सनी लिटरली राइम नेम है ब्रो, फेम है ब्रो 4 लाइन के लिए।
और उसको वो लोग मास्टरपीस कह रहे थे। गानों में कोई दिक्कत है नहीं ऐसे, लेकिन एक रियलिटी शो जहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं कि आप आर्ट को मौका दे रहे हैं, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक 6th क्लास के राइम को आप मास्टरपीस बोल देते हैं, वहीं पे फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाती है। और अगेन हम क्लियर कर दे कि इन कंटेस्टेंट्स में से और जजेस में से हम किसी को भी हेट नहीं करते हैं। आई जस्ट हेट देयर वर्क एंड देयर डिसीजंस, दैट्स इट। सृष्टि के गानों को उतना हेट मिलता ही नहीं अगर वो शो पे ना आती तो। हर गाने के बाद उसको नेक्स्ट बिग थिंग डिक्लेयर कर देने से ही लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। उसके गाने के टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, शी हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन उन टॉपिक्स के साथ जस्टिस करने के लिए जो लिरिकल एबिलिटी रहती है, क्या वो थी? नॉट सो मच। लेकिन जितना भी क्रिटिसाइज करो, इन्होंने एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट्स को फाइनल में पहुंचाया, हैड टू गिव देम वन फॉर दैट। तो इस सेक्शन में ओवरऑल हम कहेंगे सीजन 2 बेटर है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आई वुड से कि सीजन 2 एक वॉचेबल सीजन है। गानों के लिए ऑब्वियसली देख सकते हो, बस इसके फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट्स को याद रखना, जो डिसीजंस लिए गए इस शो में वो इस शो का टेस्ट थोड़ा बिगाड़ देते हैं। अगर तुम उसको माइंड में रख सकते हो तो देन ये यू कैन ऑब्वियसली वॉच इट। और सीजन 1 का रिव्यू देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो। बाय बाय।